Dear students, good morning to all of you। आज हम नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए वर्क एनर्जी पावर से कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उसमें से पहला न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट to 2 meter per second in 20 seconds। average power given to the body is। तो इस बॉडी को हमने कितना एवरेज पावर सप्लाई किया है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके ज़रा क्वेश्चन ट्राई करो। आंसर नीचे लिखे हुए हैं, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करो। शायद अब तक तुम लोगों ने बना लिया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, पावर इज गिवन बाय द वर्क अपॉन टाइम, कि कितना वर्क किया गया है, कितने टाइम में किया गया है, इन्हीं दोनों का रेशियो कहलाता है पावर। तो वर्क यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एनर्जी में चेंज आ रहा है, वहाँ से कर सकते हैं। तो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो दे रखा है इसने 20 सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, फाइनल इतना। अब m की वैल्यू दे रखा है 10, v की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों वैल्यू रख दें तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4/20। ठीक, तो कितना पावर हमने सप्लाई किया? 1 वाट। तो 1 वाट का पावर हमने उसे सप्लाई किया हुआ है। क्या लगाया? वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको फोर्स नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया वर्क कैलकुलेट करने के लिए, उसकी जगह में क्या दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। तो हम वहाँ से भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ए बॉडी of mass m is connected to a spring suspended from ceiling। Force constant of the spring is K। Spring is at its natural length। Natural length। Now body is allowed to fall freely under gravity। under gravity. How much distance
is traveled by the body before comes into rest. तो बच्चों 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो, बनाने की कोशिश करो। तब तक मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूँ। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, आंसर मिला होगा बी 2mg/k। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया, इसलिए मैंने अपना स्पेस बनाया थोड़ा सा। तो सीलिंग से एक स्प्रिंग लटका हुआ है और इससे एक मास कनेक्टेड है। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, यानी अपने मास को पकड़ के रखा हुआ है। अब क्या किया आपने, मास को फ्री कर दिया। तो मास फ्री कर दिया तो वो ग्रेविटी के अंडर नीचे की तरफ मूव करना शुरू हुआ, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट किया। तो ये नीचे की तरफ गिरता हुआ यहाँ तक आ गया और ये सडनली हुआ। आपने उसको एकदम से फ्री कर दिया, वो एकदम से नीचे गिरा। तो मान लीजिए कि कितना नीचे गिर गया, तो x नीचे गिरा। तो हो क्या रहा है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और जितनी उसकी एनर्जी कम हो रही है, लूज कर रहा है, वो एनर्जी स्प्रिंग में जा रही है। स्प्रिंग की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा हुआ नहीं है और इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी एनर्जी बॉडी ने लूज किया वो सारी एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हुआ। आप यहाँ पर फोर्स नहीं लगाना कि फोर्स कब होगा, जैसे कि आप कहें कि इसके ऊपर तो फोर्स लगा है mg और ये x बढ़ गया, तो इधर इसके ऊपर यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हुआ, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ये तब होता है जब आप मास को धीरे धीरे ला रहे हैं नीचे। उस समय होगा kx ऊपर फोर्स लगा, mg नीचे फोर्स लगा, और तब mg और kx इक्विलिब्रियम में इक्वल होंगे। तो वो होगा कब, जबकि आप बॉडी को धीरे धीरे नीचे खींचे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर सडनली हुआ है। बॉडी अपने सडनली नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी हुई, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी गेन किया, तो हाफ kx², इतनी एनर्जी उसने गेन किया। और बॉडी ने कितनी एनर्जी लूज किया, तो x ऊपर था, x नीचे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ mgx। इतनी पोटेंशियल एनर्जी लूज किया उसने। तो जितनी इसने लूज किया, मैंने पहले ही बताया, उतनी इसने गेन किया, तो दोनों इक्वल होंगे। एक x हो गया कैंसिल,
and therefore x is given by 2 mg by k. 2 mg by k इतनी डिस्टेंस से बॉडी नीचे गिरेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए वाटर पंप throws 60 cc water per minute at 1.5 atmospheric pressure. What is power? What is power of the pump? तो दिस इज द क्वेश्चन कि एक पंप जो है पर मिनट 60 सीसी वाटर थ्रो कर रहा है, वाटर फेंक रहा है, तो और कितने प्रेशर पर? 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो थ्रो कर रहा है। तो हमें उसका पावर कैलकुलेट करना है। तो 1 मिनट वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तब तक मैं आंसर लिख रहा हूँ। 15 वाट, 1.5 वाट, 0.15 वाट एंड 150 वाट। तो बच्चों अब तक तुम लोगों ने बना लिया होगा क्वेश्चन, आंसर भी निकाल लिया। 0.15 वाट नहीं सॉल्व हो पाया, नहीं बन पाया, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे आप। पावर का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। Power is given by this formula also, the force into velocity. Force is the pressure into area. Force is also equal to pressure into area. भाई प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया। कैपिटल P पर पावर, स्मॉल p पर प्रेशर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पर एरिया इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी, it is called the rate of flow। कि 1 सेकंड में कितना वाटर पंप के थ्रू फ्लो हो रहा है। पंप हर सेकंड कितना वाटर हमको थ्रो करके दे रहा है। तो A इंटू वी इज द रेट ऑफ फ्लो। आपने विस्कोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा इसको। तो A इंटू वी रेट ऑफ फ्लो है, और रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर दिया है 60 cc पर मिनट, बट इट इज़ नॉट इन SI यूनिट्स। आपको इसे SI यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो SI यूनिट में दिया हुआ है। तो इसे भी हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर cc बराबर होता है 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर, और 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो यह आ गया क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, एंड नाउ इट इज इन SI यूनिट। प्रेशर हमको दे रखा है 1.5 एटमॉस्फेयर, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So it is 1.5 into 10⁵ Newton per meter square, and now it is also in SI units। तो दोनों SI यूनिट्स में आ गए, प्रेशर भी रेट ऑफ फ्लो भी। तो प्रेशर की जगह हमने रख दिया 1.5 into 10⁵, एंड रेट ऑफ फ्लो यहाँ से तो 60 और 60 कैंसिल हो रहा है, तो बचा 10⁻⁻6।
सो कितना आ गया 0.15 वाट। तो जो वाटर पंप है उसका पावर होगा 0.15 वाट के बराबर। इस फार्मूले को भी याद करके रखना। इट इज़ आल्सो ए फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर। तो पावर के लिए हम इसका भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं। ठीक है, तो चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m is moving on a smooth horizontal surface with a constant velocity v0. It strikes a horizontal spring. It strikes a horizontal spring of a spring constant K fixed to vertical wall. Then maximum force applied on the bodies. वर्टिकल वॉल, यहाँ से एक स्प्रिंग और इधर से बॉडी जा रही है v0 स्पीड से। मास उसका m है। अब स्प्रिंग इस पोजीशन में है तो अपने नेचुरल लेंथ में ही है। अब वो जाकर के उसे स्ट्राइक किया, टकराया, तो इस बॉडी पर मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई होगा ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो यस, पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तब तक मैं आंसर दे देता हूँ आपको। KMV0 रूट KMV0 K रूट MV0 रूट KMV0। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड योर करेक्ट आंसर इज डी, द रूट KMV0। हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वन बाय द थ्योरी एंड अनदर बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस। चलिए पहले तो हम थ्योरेटिकल मेथड लगाते हैं। बॉडी जब उससे जाके टकराएगा तो बॉडी क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेगा और रेस्ट में आ जाएगा। और जब ये रेस्ट में आ गया तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो गई। तो जितनी इसने काइनेटिक एनर्जी लूज किया उतनी उसने
पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन आपको बताया था, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन फिर हम अप्लाई करेंगे। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने लूज किया, हाफ mv 0 का स्क्वायर, इतनी थी और वो 0 में आ गया, रेस्ट में आ गया। और उसमें मान लीजिए कि कंप्रेशन x का आया, स्प्रिंग में कंप्रेशन x का आया, तो कितनी एनर्जी गेन किया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x कैलकुलेट कर लेना है, तो हाफ तो कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू m/k, ये इधर आ गया, का रूट इंटू v0। इतनी कंप्रेशन आई, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी इज kx, तो k इंटू रूट m/k v0। क्या किया, x के वैल्यू रख दी, रूट के से k को कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे तो रूट के ऊपर बचेगा, तो ऊपर बच गया रूट के रूट m, यानी कि रूट के m v0, इतना। ठीक है, हम इसे डायमेंशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए, सबके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये आंसर, ये आप यदि सबको ऑब्जर्व करो तो मालूम होगा कि सबके डायमेंशंस तो अलग अलग हैं। कहीं पर k रूट में है, तो कहीं पर m रूट में है, तो कहीं पर दोनों रूट में है, तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है रूट, यानी सबके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हो, और जो डायमेंशनली सॉल्व करोगे वहाँ से जो आंसर निकालोगे वो 101% करेक्ट होगा, उसमें मिस्टेक का कोई चांस नहीं। हाँ, आपने डायमेंशन सही रखे हैं। तो देखो, हमको क्या निकालना है, फोर्स का डायमेंशन तो मालूम है mLT-2। अब इसमें से एक एक को चेक करते जाना है, देखना है कि कहाँ पर डायमेंशंस mLT-2 आता है। इसके लिए हमको सारे क्वांटिटी डायमेंशन मालूम होना चाहिए। के का डायमेंशन कितना होता है, यूनिट याद करो, न्यूटन पर मीटर। तो mLT-2 बाई L, यानी mt-2। m का तो मालूम ही है, मास, कैपिटल M हो गया। v का मालूम ही है, v की जगह v0 है, LT-1। ये सबके डायमेंशन हमको मालूम हो गए। तो हमको देखना है कि ये डायमेंशन रखने पर किस ऑप्शन का डायमेंशंस फोर्स के इक्वल आता है, mLT-2 आता है। पहले में रख के देखो, तो k की जगह हो गया mt-2, m की जगह हो गया m। तो जैसे आपने रखा तो यहाँ तो m स्क्वायर हो जा रहा है, m स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब कि आंसर नहीं हो सकता, रिजेक्ट इट। सेकेंड में रख के आए रूट के, तो हो गया रूट mt-2 m v LT-1। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि रूट m इंटू एम, यानी m का पावर 3/2 हो गया। फोर्स में तो m का पावर 1 होना चाहिए, यानी ये आंसर भी गलत, इट इज़ आल्सो रॉन्ग। अगले में रख कर देखना इसी तरह से, ये भी गलत। लास्ट वाले में देखते हैं, तो mt-2 इंटू m इंटू LT-1, इतना मिला। तो m इंटू एम का रूट m, t का पावर -2 का रूट t का पावर -1, LT-1, तो mLT-2। यस, इट इज़ फोर्स। तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। तो कई प्रॉब्लम जो है आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं विथ डायमेंशन, लेकिन कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के डायमेंशंस डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ऐसे केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से जो आंसर आप सेलेक्ट करोगे वो 101% करेक्ट होगा, उसमें ज़रा भी मिस्टेक नहीं होने का चांस नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, इसको याद रखना। तो चलिए हम नेक्स्ट
क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। A constant force F equal to 3I plus 4J plus 5K when applied to a particle, then displacement is R equal to 3I plus 4J plus 6K meter. Find work done by the force. Find work done. तो आई थिंक इट इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। आंसर्स आर 55 जूल, 80 जूल, 90 जूल एंड 100 जूल। तो बच्चों अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। द वर्क इज इक्वल टू द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में हम इसे ही देते हैं। तो बस एक डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं। तो 3I प्लस 4J प्लस 5K, F की वैल्यू R हो गया 3I प्लस 4J प्लस 6K। अब डॉट प्रोडक्ट में तो मालूम है सेम क्वांटिटी का ही प्रोडक्ट होता है, I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ। बस तो कितना हो गया, I का I के साथ प्रोडक्ट किया है तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 6 इंटू 5 30। इतना तो कितना आ गया 55 जूल। तो उस फोर्स ने इतना जूल वर्क किया होगा 55 जूल के बराबर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबसे बना होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पावर गिवन टू a particle varies with time as P equal to 4t cube minus 5t plus 2 watt, where t is in second, find change in kinetic energy in the time interval t equal to 2 second to t equal to 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक, हमको ये बतलाना है। हाँ, तो
तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैंने आंसर नहीं लिखा था, अब लिख देता हूँ और वहाँ से देख लेना कि कौन सा आंसर करेक्ट होता है। 212 जूल, 213 जूल, 214 जूल एंड 215 जूल। सारे आंसर बहुत क्लोज हैं, तो आपको एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर यहाँ से होता है, फोर्स बराबर होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt इंटू v। तो पावर जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है। तो क्या मिल गया, देयरफॉर mv dv बाई dt इज इक्वल टू ये पावर, और पावर हमको इतना दे रखा है 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2। तो मैं dv को इधर रख करके dt को उधर कर देता हूँ। ऐसा, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो mv dv इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2 dt। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये होगा u से भी, इट विल वेरी फ्रॉम u टू v, और ये यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड। तो m v को इंटीग्रेट किया तो हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से भी। अब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया, 4t का पावर 4 बाई 4 माइनस 5t का पावर 2 बाई 2 2t, लिमिट 2 to 4। तो 2 को तो मैंने बाहर किया, हाफ m, और लिमिट रखा तो आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और वहाँ लिमिट रखा 4 कैंसिल, तो t का पावर 4 यानी 4 का पावर 4, 4 का पावर 2 16 इंटू 16 256, माइनस 5 इंटू 4 का पावर 2 16 बाई 2 यानी कि 8, यहाँ पर प्लस था, है ना, प्लस 2 इंटू 4 मीन्स 8, माइनस, अब t की जगह 2 रखते जाएंगे, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16, माइनस 2 का पावर 2 टू 4 इंटू 5 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4, इतना मिला। अब इसको जोड़ने घटाने का काम है, कर लीजिए। 5 इंटू 8 हो गया 40, तो 20 कैंसिल हो गया, ये तो 256 में से 40 गया तो 216,
ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू हैव द आंसर। 214 जूल के बराबर आपको मिल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यूज किया। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ए बॉडी moves along a path, और यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। ये V0 और यहाँ आ रहा है इसका V। और इन दोनों लेवल में हाइट में डिफरेंस h इक्वल टू 1.1 मीटर, 1.1 मीटर A B C D E। A path A B C D E as shown in figure. As shown in figure, the path ABCD is frictionless. It's frictionless, but in the path DE, coefficient of kinetic friction is 0.6. If initial velocity V0 equal to 6 meter per second, then after what distance the body comes into rest on the path DE। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, आंसर दे रहा है 1.71 मीटर, 1.117 मीटर, 7.11 meter, and last is 11.7 meter, 11.7 meter। ये एक डिजिट ज़्यादा हो गया, 1.17 मीटर। हाँ अब ठीक है।
तो बच्चों 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि हम क्वेश्चन बना सकें 2 मिनट के लिए। हाँ तो बच्चों अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर आया होगा 1.17 मीटर। देखो ये पूरा स्मूथ पाथ है, यहाँ पर बॉडी को रोकने वाला कोई नहीं है। बॉडी यहाँ पर फ्री चलेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, स्पीड घटेगा। तो यहाँ पर वो किस स्पीड से पहुँचेगा ये देखें। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई बॉडी के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स नहीं है इन द पाथ ABCD। तो यहाँ पर एनर्जी तो कंजर्व होगा। तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके V की वैल्यू पहले मालूम कर लेते हैं कि V यानी कितनी वेलोसिटी के साथ में वो पहुँच रहा है। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv0 स्क्वायर, फाइनल हो गया हाफ mv स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक प्लस mg इंटू 1.1 द पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी लूज किया तो पोटेंशियल में गेन किया इतना। तो v0 की वैल्यू हमको दे रखा है v0 को हमको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। तो m तो सब जगह से कैंसिल हो गया, m सब जगह से कैंसिल। तो 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर नहीं मालूम, g की वैल्यू हो गया 10 इंटू 1.1 हो गया 11। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं 10 से प्लस। तो 11 इस तरफ आ गया, ये हो गया 18 में 11 गया तो बचा 7 इंटू 2 इट इज़ 4 इक्वल टू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 14 मीटर 14 के बराबर। ठीक है, तो v की वैल्यू मिल गई √14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जैसे वो इस पाथ में आता है d, तो यहाँ पर उसको एक रिटार्डेशन मिलता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अब उसके मोशन को अपोज करेगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो कितना रिटार्डेशन आता है, तो आता है म्यू जी के बराबर। म्यू उसने दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.6 इंटू 10 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने का रिटार्डेशन मिला, इतनी की वेलोसिटी मिली है। मान लीजिए कि वो s डिस्टेंस चल करके रेस्ट में आ जाता है। तो थर्ड इक्वेशन कहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हियर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, u स्क्वायर द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 14 प्लस 2। अब ये रिटार्डेशन है तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन -6 इंटू s। तो s इज इक्वल टू 14/12 मीन्स 7/6 मीन्स 1.1। अब इसको एग्जैक्ट लेते हैं तो 1.17 मीटर। तो आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 1.17 मीटर द बॉडी विल कम्स इनटू द रेस्ट इन द पाथ DE वेयर द फ्रिक्शन इज एक्टिव। ठीक है, बाकी जगह कहीं फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री मोशन कर रहा है, केवल वहीं जा कर के उसको फ्रिक्शन मिल रहा है और उस फ्रिक्शन ने उसको
इतना डिस्टेंस चलने के बाद रोक दिया। ठीक, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे और क्वेश्चन आप बनाइए। आपके पास जो लिटरेचर है, आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास जो भी मटेरियल है, वहाँ से वर्क, पावर, एनर्जी के क्वेश्चन निकालिए और जितनी ज़्यादा हो सके उतने उसको सॉल्व कीजिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है मालूम समझना है, क्या दिया हुआ है वो भी समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।